आप सबको नमस्कार। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है और 1964 में उनका निधन हुआ था। आज 56 साल हो गए हैं नेहरू को इस दुनिया से विदा हुए। क्योंकि मैंने किताब लिखी नेहरू मिथक और सत्य, और आप सबकी मोहब्बत से उसे लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज पुण्यतिथि पे कुछ ना कुछ बात हमें नेहरू के बारे में कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आज के दिन से ही शुरू करते हैं। 1964 में जब 27 मई का दिन आया, तो ये बात इसलिए उनके निधन के दिन से शुरू करनी पड़ रही है कि उनकी मृत्यु को लेके भी लोगों ने बड़े घटिया और अलग-अलग तरह की बातें गढ़ी हैं। लेकिन वो आदमी तो अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक काम में लगा हुआ था। वो शायद शिमला या देहरादून गए थे और वहाँ से 26 मई की रात में लौटे थे। उन्होंने डिनर लिया। सुबह 6 बजे के आस-पास 27 मई को उन्हें कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आया और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और दोपहर 2 बजे 12 बजे कुछ ऐसा उनका निधन हो गया। तो इसमें उनकी मृत्यु से उन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है जो कहानियाँ आपने सुनी हों। और जब नेहरू की मृत्यु हो गई, तो उस दिन का न्यूयॉर्क टाइम्स अगले दिन का पढ़ना चाहिए लोगों को। उससे सिर्फ नेहरू की मृत्यु का समाचार नहीं मिलता है, उससे ये भी पता चलता है कि नेहरू असल में क्या थे। क्योंकि एक बात अक्सर आपने सुनी होगी या आती ही रहती है वंशवाद को लेके कि नेहरू ने इंदिरा गांधी को क्यों आगे बढ़ाया। उन्होंने बीच में उनके कार्यकाल में छोटे से कुछ महीनों के लिए इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी थी, लेकिन उन्होंने अपना वारिस लाल बहादुर शास्त्री को ही बनाया था। यह बात हमारे यहाँ की किताबों में कम देखने को मिलती है, लेकिन मैं जब वो न्यूयॉर्क टाइम्स उस दिन का पढ़ रहा था, अगले दिन का, उस लंबी रिपोर्ट में ये था कि अब नेहरू के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो उसमें एक तरफ मोरारजी देसाई का नाम आया, लेकिन कहा वो कांग्रेस के अंदर के राइट विंग के हैं। दूसरी तरफ मेनन का नाम आया, लेकिन कहा कि वो कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के हैं। उनके बाद वारिस जो है लाल बहादुर शास्त्री को ही बनना है। वो अखबार की रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट तुरंत वो ये भी बताती है कि चूंकि 4-6 महीने पहले एक पक्षाघात भी नेहरू जी को पड़ा था और उनका एक पाँव थोड़ा-सा कमज़ोर हो गया था, एक पाँव थोड़ा-सा घसीट-घसीट के चलने की स्थिति उनकी आ गई थी। तो उनके आखिरी उन अस्वस्थ दिनों में करीब 6 महीने से सरकार को एक तरह से लाल बहादुर शास्त्री ही सँभाल रहे थे। तो जब उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को अ, अपने जीते जी सारा ज़िम्मा सौंप दिया था, तो ये बहुत साफ था कि लाल बहादुर शास्त्री ही उनके बाद वारिस बनेंगे। हालाँकि जब शास्त्री जी को बनना था तो उनके सामने कई चुनौतियाँ आईं और उसका वर्णन कुलदीप नैय्यर ने अपनी किताब स्कूप में किया है। कुलदीप नैय्यर वरिष्ठ पत्रकार तो थे ही, लाल बहादुर शास्त्री के प्रेस अटैची भी थे। तो उस समय एक पूरा प्रसंग आता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने किस हिकमत से, थोड़ी-सी चालाकी से, थोड़े से राजनय से मोरारजी देसाई को साइड किया और वो कुर्सी जो उन्हें मिलनी थी वो उन्हें मिली। तो ये यहाँ से शुरू करने का पर्पज़ ये था कि 2 बातें आपके सामने हों कि एक तो नेहरू काम करते हुए, पूरी मेहनत से मुल्क की सेवा करते हुए उन्होंने प्राण त्यागी। दूसरा, उनको कहीं ये इंतज़ाम उन्होंने नहीं किया था कि मेरी बेटी ही मेरे बाद राजगद्दी पे बैठे। वो लाल बहादुर शास्त्री उनसे बहुत करीब से जुड़े हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री का उनका रिश्ता देखें तो एक छोटे भाई, बड़े भाई जैसा कह लो या पिता-पुत्र जैसा कह लो, उस तरह का रिश्ता था। और जब मृत्यु की बात चल ही रही है तो इस प्रसंग को थोड़ा और आगे ले लें, फिर इससे हम नेहरू के पूरे जीवन पे आएँगे। आज तो पुण्यतिथि है तो मृत्यु की बात से शुरू करना ठीक भी रहेगा। पार्लियामेंट में जब उनके निधन का समाचार आया, तो जो अलग-अलग भाषण हुए उनमें से सबसे मशहूर भाषण अटल बिहारी वाजपेयी का है, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की तुलना भगवान राम से की और वो कविता कहें या दिल से हुए उद्गार कहें, वाजपेयी जी ने जो ऐसा छंद में अपने दिल की भावनाओं को उड़ेला है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उस प्रेम और शिद्दत से तो शायद किसी कांग्रेसी ने भी उतने बड़े महान नेता की तारीफ ना की हो। और उसके बाद और नेहरू के किरदार को समझना है तो लाल किले से नेहरू जी भाषण दिया करते थे। आज भी हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, ये रवायत चली आ रही है। तो जब नेहरू जी गुज़र गए 17 साल उस लाल किले से भाषण देने के बाद, और लाल बहादुर शास्त्री जब वहाँ लाल किले पर पहुँचते हैं और वो भाषण देते हैं पहला, लाल बहादुर शास्त्री को शायद 2 भाषण ही मुश्किल से देने को मिले, उनके बाद उनका निधन हो गया। लेकिन वो पूरा भाषण सिर्फ़ और सिर्फ़ नेहरू पर बड़ा हिस्सा उस भाषण का नेहरू जी पे केंद्रित है
और ताज्जुब की बात यह है कि वो 17 साल लाल किले से खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने मुल्क के लिए क्या किया है, मेरे काम का असेसमेंट ये है। हमेशा उन्होंने खड़े होकर ये कहा, नेहरू जी ने तो अपने भाषणों में, कि हमने मुल्क के लिए इतना काम किया, उसमें ये कमियां रह गई, यहाँ ये कमियां रह गई। और उनके भाषणों का फोकस हमेशा इस बात पे रहा कि मुल्क में एकता रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहे, सारे राज्य एक रहे। तो उन्होंने कभी अपने मुंह से असेसमेंट नहीं किया। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री खड़े हुए, उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के साथ ये बताया कि पंडित नेहरू ने क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा शास्त्री जी ने कि मैं इस जगह पे खड़ा कैसे हूँ, जहाँ पे मैं उस महान मूर्ति को यहाँ देखता रहा हूँ, उनकी बातें सुनता रहा हूँ, मैं तो उनके पाँव की धूल के बराबर नहीं हूँ। ये उन शास्त्री जी ने उन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा है, जिनको लेके आज हम लोगों को ऐसी बातें बताई जाती हैं कि नहीं, शास्त्री जी से अन्याय हुआ। और शास्त्री जी को एक तरह से लाल कभी-कभी नेहरू जी के सामने खड़ा करने की कोशिश होने लगती है। ये इतिहास की विडंबनाएं हैं, चीजें इस तरह से चलती हैं। लेकिन शास्त्री जी उनके चेले थे, उनके मुरीद थे, और उन्होंने नेहरू की गुरता उन्होंने दिखाई। खैर, अब हम आगे चलते हैं कि जो 27 मई 1964 को जो नेहरू गया और जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो जब था तो क्या कर रहा था? नेहरू इतने विचित्र और इतने ताकतवर किरदार हिंदुस्तान की सियासत के, हिंदुस्तान की राजनीति के हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। 1934 के आसपास जब पहले, वैसे तो 1929 में ही जब पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तभी महात्मा गांधी ने कहा था कि ये स्फटिक की तरह पवित्र हैं और देश इनके हाथों में सुरक्षित है। लेकिन 1934 के आसपास जब उन्हें बनाया जा रहा था, तो गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा, कहीं सवाल आया कि नेहरू को ही उन्होंने घोषित किया बाकायदा फॉर्मली कि नेहरू मेरे उत्तराधिकारी होंगे। 1934 में, 47 तो बहुत बाद में आ रहा है, मुल्क आजाद बहुत बाद में हो रहा है। और लगभग ये उसी समय की घटना बात है जब 1934 के आसपास ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो जो वो कांग्रेस एक तरफ छोड़ रहे हैं, अपनी बल्दियत तय कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो सवाल आएगा क्यों? वो तो आपसे बहुत बातों में असहमत हैं, उनका तरीका भी आपके तरीके से अलग है। आप ग्राम स्वराज की बात करते हैं, वो समाजवाद की बात करते हैं। आप भारत के अतीत में से जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनके साथ जाना चाहते हैं। नेहरू पश्चिम की ओर भी देखते हैं, पूरब की ओर भी देखते हैं। तो गांधी ने कहा कि मेरे मरने के बाद नेहरू मेरी भाषा बोलेगा। ये जो बात गांधी जी कह रहे हैं 1934 में सरदार पटेल से, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और इस बात को हम सन 47 के बाद, गांधी जी को गोली लगने के बाद से देखते चलेंगे कि नेहरू क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो इसमें अब हम जिक्र करें पहले यहाँ नौजवान साथी सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो नेहरू अकेले एक ऐसे नेता दिखते हैं पूरे भारत के आंदोलन में गांधी जी के बाद, कि वो सुभाष चंद्र बोस के भी दोस्त हैं। सुभाष चंद्र बोस का जब झगड़ा हो रहा है गांधी जी के साथ, और सरदार पटेल सिपा सालार हैं गांधी जी के, तो दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। भगत सिंह जब जेल में पड़े हुए हैं और उनका आमरण अनशन चल रहा है, तो जिन बड़े नेताओं में से इक्का दुक्का नेता कोई जेल में मिलने उनके पास जा रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू हैं। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी नेता, जो उनको अल्फ्रेड पार्क में, जो चंद्रशेखर आजाद पार्क कहलाता है इलाहाबाद का, वहां पुलिस से लड़ते हुए अपनी ही गोली से जब वो गोली मार लेते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, उससे 4-5 दिन पहले वो आते हैं, नेहरू जी से बात करते हैं, राष्ट्रीय प्रदर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। वही जवाहरलाल नेहरू क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों पे जो मेरठ में केस चलता है, एक तरह से धुर कम्युनिस्टों पे, उसमें जाके मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। वही जवाहरलाल नेहरू जब आजाद हिंद फौज के सिपाही बड़ी संख्या में गिरफ्तार होकर लाल किले में कैद कर दिए जाते हैं, तो जो प्रधानमंत्री बनने वाला है, वो जिस काले कोट को वर्षों पहले जिसने छोड़ दिया था, वो काला कोट पहन के सुभाष चंद्र बोस के आजादी के सिपाहियों को, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों का मुकदमा लड़ने जाता है। तो नेहरू एक ऐसे किरदार हैं जो राइट विंग, लेफ्ट विंग, मध्य मार्ग, देसी, इंटरनेशनल, इन सब के साथ एक साथ घुल मिल के जो चल सकता है, वो जवाहरलाल नेहरू। दूसरी खासियत नेहरू जी की ये रही कि गांधी के बाद वो ऐसे दूसरे नेता थे
जिन्हें भीड़ से कभी डर नहीं लगा। जो भीड़ में उतरना उनका शगल था, और जितनी भीड़ वायलेंट होगी, जितनी भीड़ उनके खिलाफ होगी, उतनी तेजी से वो उसमें उमड़ जाते थे। अभी मैंने कहा कि गांधी जी कहते थे कि मेरे मरने के बाद नेहरू मेरी भाषा बोलेगा, तो एक किस्सा थोड़ा सुन लीजिए। अपनी आत्मकथा में नेहरू ने लिखा है कि गांधी जी जब कहीं जाते थे तो बहुत बहुत उनके साथ ट्रैवल किया, लेकिन गांधी की जब जनसभाएं होती थी जो सिर्फ गांधी जी की हैं और नेताओं की वहाँ आवश्यकता नहीं है, तो नेहरू वहां से चले आते थे, वो अपना दूसरा काम करते थे। बाकी नेता भी ऐसे ही करते थे, लेकिन नेहरू जी ने लिखा कि गांधी जी के सभा में जाने का मतलब है किसी कुंभ के मेले में जाना और अपना अपने हाथ पैर पांव कुचलवा लेना, तोड़वा लेना और भीड़ में धक्के खाना। और जब नेहरू मर गए तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने प्रसंगों में लिखा कि मैं नेहरू जी के साथ तो कभी कभी जाता था, लेकिन उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में कभी नहीं जाता था क्योंकि नेहरू जी की सभा में जाने का मतलब है सोनपुर के मेले में जाना और अपने पैरों को जो है तुड़वा लेना। तो ये जो भाषा है, जो जो काम गांधी कर रहे थे, जो उनके साथ लोगों का प्यार उमड़ता था, वैसा ही प्यार नेहरू के साथ उमड़ रहा है। एक प्रसंग यहाँ सुनाऊं, कई उनके अलग अलग आते हैं, लेकिन सन 46-47 जब आप सबको पता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए थे और बंटवारा सामने था, बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशन थी, तब सितंबर 1947 की घटना है। गांधी जी वहां से लौट के आ गए, कलकत्ते से दिल्ली आ गए और वो यहाँ बिरला भवन में रुके हुए थे। तो गांधी जी को पता चला कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये जो अपना सारा उत्तरी दिल्ली का इलाका है, किंग्सवे कैंप का, यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उन्होंने सुशीला नैयर से कहा कि सुशीला, तुम वहाँ चली जाओ और किसी अस्पताल में कुछ मुसलमान भर्ती हैं और उन पे दूसरे संगठन जो दूसरे धर्म के हैं वो कुछ उनके खिलाफ लाने, तो तुम उनको जाके रेस्क्यू कराओ। और तुम जाने से पहले एक काम करना, पटेल से और नेहरू से मिलते हुए चली जाना। तो सुशीला नैयर गई तो पटेल के कार्यालय पहुंची, तो पटेल वहां थे नहीं, कहीं गए होंगे, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर वो नेहरू जी के कार्यालय पहुंची, तो नेहरू जी ने कहा अच्छा रुको, तुम जा रही हो तो खतरा भी है, मैं पुलिस का इंतजाम कर देता हूँ। तो उन्होंने दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को फोन लगाया कि आप कुछ सिपाही के साथ सुशीला के साथ भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो पुलिस वाले तो कहीं और गए हुए हैं इसकी सुरक्षा में। तो नेहरू जी को मजाक करने की आदत थी, ये गांधी की भी थी, पटेल की भी थी, मौलाना की भी थी। उस जमाने के सारे नेता बड़े से बड़े तनाव में खूब हंस बोल लिया करते थे, मजाक कर लिया करते थे। तो नेहरू जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं सुशीला को भेज देता हूँ, ये पुलिस वालों की हिफाजत करेंगी। खैर सुशीला नैयर चली गई। वहां जब हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें पता चला कि लेडी माउंटबेटन पहले ही उन परेशान लोगों का रेस्क्यू वहां से करा के चली गई है। ये लेडी माउंटबेटन के बारे में पढ़िएगा, समझिएगा कि वो उनके बारे में कैसे कैसे, जो जिसका जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो छोटे दिमाग के लोग बड़े लोगों के बारे में छोटी कल्पनाएं जब तक न कर लें, उनके मन में तसल्ली नहीं होती। आप जब पढ़ेंगे लेडी माउंटबेटन के बारे में तो आपको पता चलेगा कि एक खूबसूरत महिला होना तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन बुद्धिमान महिला होना अपना प्रताप होता है। तो शी वाज ए वेरी गुड डिप्लोमेट। और भारत की आजादी के बाद भी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उसमें, और ये आपका विश्व के तमाम विश्व स्वास्थ्य संगठन या इस तरह के जो संगठन होते हैं यूएन के जुड़े हुए, उनमें उनका बड़ा हस्तक्षेप था और सोसाइटी में भी उनका बड़ा हस्तक्षेप था। वो सिर्फ ऐसे नहीं थी कि वाइस राय की पत्नी अकेली थी, उससे भी एक बहुत सक्षम महिला थी। खैर हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। तो लेडी माउंटबेटन उन लोगों को रेस्क्यू करा के चली गई थी और सुशीला आगे बढ़ी, तो उधर उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है, भीड़ एक चली आ रही है और उन्होंने जो वहाँ के स्थानीय मुसलमान थे उनका सामान आमान छीन लिया है। और छीनने वाले वो शरणार्थी थे जो पाकिस्तान जो बन गया था, भारत चीज जो पाकिस्तान बना था, वो हिंदू थे, उन्होंने छीन लिया था। तो एक पुलिस वाला भी चला जा रहा था आगे आगे। सुशीला नैयर ने उससे कहा कि ये क्या हो रहा है तुम्हारे सामने और तुमने रोकते क्यों नहीं हो? तो पुलिस वाले ने कहा कि मैं तो क्या, अब तो पंडित नेहरू भी इस भीड़ को नहीं रुकेगी, ये भीड़ किसी को रोके रुकने वाली नहीं है। संयोग से तब तक नेहरू जी भी अपने काम से फारिग हुए और उन्हें लगा कि सुशीला को मैंने भेज तो दिया है, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। तो खुली जीप में नेहरू जी वहां पहुंच गए। नेहरू जब वहां पहुंचे तो सुशीला वहीं थी। सुशीला ने बताया कि नहीं, वो रेस्क्यू तो लेडी माउंटबेटन ने करा लिया है। और फिर उन्होंने पूरी कहानी सुशीला ने सुनाई उस कांस्टेबल वाली। नेहरू जी दंग रह गए। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने भी वो भीड़ आ गई
और वो सामान लूटे हुए हैं। अब नेहरू का तो गुस्सा भी बड़ा मशहूर था, तो नेहरू उछल के जो है अपनी गाड़ी से नीचे आए और जो युवक जिसने लूट का सामान लिया हुआ था उसका गरेबान पकड़ लिया और उससे बोला कि तुम शर्म नहीं आती है, तुम लूट कर रहे हो और तुम ये कर रहे हो, यही चीज है और तुम ये गांधी के नाम पे सारे काम हो रहे हैं, हिंदुस्तान के नाम पे सारे ये काम हो रहे हैं। और जबरदस्त नाराज हुए। जब नेहरू नाराज हुए तो वो लड़के जो युवक ने सामान उस लड़के ने दे रखा था उसने नीचे रखा और वो लगभग उसके आंखों में आंसू आ गए। बोले ठीक है पंडित जी, अब पाकिस्तान में तो हमें मारा ही गया है और मार के हमें भगा दिया गया, वहां लुटे पिटे हैं ही, अब हम हिंदुस्तान में आ गए हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपके हाथों में हम मर जाए, तो आप मुझे मार डालिए। जब उस नौजवान ने ऐसी बात कही तो नेहरू जी का गुस्सा तो अपनी जगह, वो शांत रह गए, पूरी भीड़ अवाक और खामोशी छा गई। लेकिन एक झटके में नेहरू ने संभाला और कहा उससे कि बेटा देखो, ऐसा है कि अगर तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है तो हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, तुम फौज में भर्ती हो जाओ, हम पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं और तुम्हारे जो भी साथ जुल्म हमारे भाइयों के साथ हुआ उसका बदला लेते हैं। लेकिन ये जो मुसलमान यहाँ उत्तरी दिल्ली में घूम रहे हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, अगर इनने तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ा हो तो तुम इनसे कुछ मत कहो। लड़ाई अगर भारत पाकिस्तान की है तो भारत पाकिस्तान से लड़ी जाए, क्योंकि इनने तुम पे जुल्म नहीं किया, तुम वही जुल्म दोहराने वाले हो जो तुम्हारे साथ हुआ है। ऐसा कहा तो वहां आंसू चला गए लोगों के। और फिर वही भीड़ जो मारने वाली गुस्सा हो रही थी, उग्र थी, भारत का प्रधानमंत्री उसके बीच में खड़ा हुआ है और वो जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगने लगे। शाम को सुशीला नैयर ने जब ये कहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सुनाई, पटेल बहुत नाराज हुए। पटेल ने कहा कि नहीं, नेहरू को इस तरह भीड़ में नहीं उतरना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन नेहरू और गांधी, इन दो की डिक्शनरी में सुरक्षा के लिए कोई बाहरी इंतजाम करने का कोई मतलब ही नहीं था। और ये एक अकेला मामला नहीं है, आपको ऐसे बहुत से मामले मिलेंगे जहां नेहरू चले भीड़ में उतर जाते हैं, किसी लूट का माल छीन लेते हैं, किसी को डांट देते हैं, किसी को डपट देते हैं और बुलंदी से खड़े रहते हैं। ये बुलंदी से खड़ा होना किसी मामूली नेता के बस की बात नहीं है। ये वही नेता कर सकता है जिसे मृत्यु का भय नहीं है और जिसकी पॉपुलैरिटी असीम है और जो ये जानता है कि अगर इसमें कुछ बीच में हो जाए काम तो हो जाए, मैं इसके लिए डरने वाला नहीं। तो ये पॉपुलैरिटी के साथ साथ मैं फिर जोड़ूंगा, 34 पे था जहां मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि गांधी जी ने कहा कि नेहरू मेरे बाद मेरी भाषा बोलेगा और गांधी जी ने ये भी कहा कि ये मेरे वारिस होंगे और पटेल ने उसे स्वीकार किया। उसी समय जब बाद में सन 37 के जो चुनाव होते हैं तो आज लोगों को लगता है कि नहीं, वो गांधी जी ने बहुत मोह में नेहरू को आगे बढ़ा दिया, ये कर दिया। उन चुनावों में जो दो नेता, कांग्रेस के युवा नेता, क्योंकि कांग्रेस गांधी जी की तो थी लेकिन नौजवान हमेशा गुस्साए होते हैं, गुस्सैल होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी रहती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1931-32 में चला था, वो धीरे 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 ठंडा पड़ता जा रहा था, बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए थे। गांधी जी ने पूरी तरह से अपना जीवन उस समय के हरिजन उद्धार कह लें, आजकल कहेंगे दलितों के काम में लगा दिया था और कांग्रेस से वो अलग हो गए थे। तो ऐसे में यूथ को कनेक्ट करने के लिए नेता जो देश में थे वो दो ही नेता थे, एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। 36-37 में जो चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस ने स्वीप किया पूरा, आप लोग इतिहास के विद्यार्थी तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते वो थोड़ा बहुत पढ़े तो उन्हें अच्छा लगेगा। दो नेताओं ने ही पूरा देश कवर किया था और नेहरू ने बड़े पैमाने पर हर जगह रैली, सभाएं, सब कुछ करके और जीत दिलाई थी। तो इसलिए नहीं नेहरू को आगे बढ़ा रहे थे कि वो उन्हें प्रिय थे या उनके अजीज थे। वो नेहरू ने अपनी युवा मतलब नेक्स्ट जनरेशन कांग्रेस की साबित कर दिया था नेहरू ने कि मैं ही हूँ। और इसीलिए सुभाष भी साबित कर रहे थे और इसीलिए सुभाष उसके तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष वो भी बनाए जाते हैं सन 37 के आसपास। फिर सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी का एक बहुत गहरा और गंभीर मुद्दों को लेकर विवाद होता है जिसमें सुभाष को पार्टी से बाहर होना पड़ता है। यहाँ तक हम अभी तक चले आ रहे हैं और मैं अभी बार बार उस नेहरू का जिक्र आपसे कर रहा हूँ जो एक तरह से आजादी के पहले का था। अब मैं आपसे उस नेहरू का जिक्र भी कर लेता हूँ जो प्रधानमंत्री बना और मुल्क में अब उसे काम करना है। आज हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं, नेहरू सामने चुनौतियों का कोई अंदाजा हमें है तो अगर हम देखते हैं, लेकिन हम जल्दी भूल जाते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो हम भूल जाते हैं कि नेहरू के सामने क्या चुनौतियां थी। नेहरू जिस मुल्क का प्रधानमंत्री बना था वहां 4 साल पहले भयानक अकाल जो बंगाल में पड़ा था उसमें 20 लाख लोग मर गए थे।
जब नेहरू गद्दी पे बैठे थे तब देश में कत्लेआम मचा हुआ था और करीब 20 लाख लोग हिंदू मुस्लिम दंगों में पार्टीशन के समय जो हुए, सिख भी उसमें शामिल थे, उसमें मारे गए। एक भूखा देश, एक गृह युद्ध में लिपटा हुआ देश। इस देश में उस समय खेती का रकबा बहुत छोटा सा था, कोई सिंचाई, बांध बड़े बड़े कहीं कुछ नहीं थे। आज तो हमारे पास सरप्लस अन्न है, खाने के लाले थे। क्यों? क्योंकि एक जो पंजाब और सिंध का इलाका था, जो जरखेज इलाका था, वो पाकिस्तान में चला गया था। आजादी के तुरंत बाद ही गांधी जी की हत्या कर गई, तो जो उनके छाते के नीचे सारा भारत एक था और उन्हें एक छत्र नेता मानता था, अब वो क्षेत्रीय अस्मिताएं उठ रही थी। तो भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग उठ रही थी, माने साउथ से अलग मांग उठ रही है, नॉर्थ से अलग मांग उठ रही है, पश्चिम, महाराष्ट्र, गुजरात, सबकी क्षेत्रीय अस्मिताएं जोर मार रही हैं। यही वह समय भी था जब जातिवाद भी, जातियों के आधार पर भी लोग अपनी अपनी मांग कर रहे थे। और दुनिया ये देख रही थी कि ये भारत तो हमेशा से छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों का देश रहा है, और जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से वापस जाएगा, ये फिर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। पाकिस्तान से युद्ध की हमारे यहाँ स्थिति बनी हुई थी, कश्मीर का विवाद चल रहा था, 500-600 राजा जो थे अलग अलग, वो इस चक्कर में थे कि ऐसा संविधान कानून बन जाए कि हम अपने आजाद ही बने रहें। तो उस कुर्सी पे कोई ये नहीं था कि ठाठ से बैठना है, लंबी गाड़ी में घूमना है, परेडों की सलामी लेना है। ये सब सुख नेहरू को नहीं मिलने वाले थे। उसे इस मुल्क की डगमगाती हुई कश्ती को बचाना था। और नेहरू अपने भाषणों में बार-बार कहते थे कि ये मुल्क एक कश्ती है जिसमें हम सब सवार हैं। अगर एक दूसरे को धक्का देगा, अगर एक गिरेगा, सब गिर जाएंगी, एक डूबेगा, सब डूब जाएंगे। इसलिए बड़े-बड़े आज जिन सवालों की चर्चा आती है, लोग कहते हैं कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बना दिया, धारा 370 उसी समय खत्म क्यों नहीं कर दी, और संविधान में आरक्षण इतना क्यों नहीं कर दिया, तमाम चीजें आज आती रहती हैं। तो नेहरू उन पे जो बातें करते थे, तो वो ये कहते थे कि आगे भी तो मुल्क रहेगा, आगे भी लोग काम करेंगे, लेकिन आज जो सबसे अर्जेंट चीज है, जो देश को जोड़ने वाली चीज है, पहले हम वो कर लें। तो पहली चुनौती आई नेहरू के सामने कि साहब खाने का इंतजाम हो जाए। अब कैसे हो? तो पहले तो साहब उन्होंने हिसाब लगाया, तो पंचवर्षीय योजनाएं बनानी थी, बांध बनाने थे। तो नेहरू ने देखा कि बांध परियोजनाएं आने में मेरी कम से कम 4 साल तो लगेंगे ही, लेकिन उसके बीच में क्या, ये नहीं कह सकते 4 साल बाद वो स्कीम आपको बता दें कि नहीं 5 साल में हम आपको यहाँ पहुंच जाएगा, वहां आंकड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और 5 साल तक क्या होगा, ये चुप हो जाए, ऐसा उनका तरीका नहीं था। तो उन्होंने कहा उसके बाद तो हो जाएगा, इसके बीच में क्या करना है। तो अधिक अन्न उपजाओ अभियान शुरू किया गया। इसमें नेहरू सिर्फ इतना नहीं, आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री का, कि जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, तो उन्होंने कहा कि ये कुर्ते में जेब लगाना बंद कर दो तो कपड़ा बचेगा, हम तन ढकने को होगा। ये चीजें नेहरू के समय से, नेहरू ने कहा कि हम खाने की अपनी आदतें बदल दें। अगर देश में गेहूं कम है तो सब लोग गेहूं ना खाएं, अगर देश में चावल कम है तो सब लोग चावल ना खाएं। उसके विकल्प में वो कह रहे हैं कहीं साबूदाना खा लें, कहीं ये खा लें, वो तमाम विकल्प बता रहे हैं। और विकल्प बताने के साथ फिर विकल्पों तक सीमित नहीं है। नेहरू कह रहे हैं कि जमीन का हर वो टुकड़ा जो संभव है, जहां खेती हो सकती है, हमें खेती करनी है। और ये टुकड़ा सिर्फ गांव वालों को बताने के लिए, शहर वालों को बताने के लिए, गरीब आदमी को बताने के लिए टुकड़ा नहीं बता रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो पार्क था, जो जगह सरकारी खाली पड़ी हुई थी, उस सब पे उन्होंने हल चलवाया और वहां गेहूं उगवाना शुरू किया। और ये बात यहां तक नहीं गई, जो 3 मूर्ति भवन है, जो जवाहरलाल नेहरू का आवास हुआ करता था, प्रधानमंत्री आवास हुआ करता था, और जहां गुलाब की क्यारियां आज भी लहलहाती हैं, उस जमाने में खुली होती थी, खुशबू आती थी, नेहरू ने वो सब उजड़वा दी, उन सब के ऊपर ट्रैक्टर चलवा दिया और वहां गेहूं उगाया। और यही नहीं, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आगे चल के उन्होंने कहा कि हमें कराना है, तो कुछ डिपार्टमेंट ने अड़ंगा लगाया कि साहब नहीं हो सकता है। तो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नहीं, ये होगा। राष्ट्रपति भवन, सब जगह, मंत्रियों के बंगलों में, प्रधानमंत्री के आवास में, राष्ट्रपति के आवास में, सब जगह गेहूं उगने लगा था। और जब ये सब करने के बावजूद जो तय मियाद थी उन्होंने रखी, शायद सन 50 की ही रखी थी शुरुआत की, नहीं हो पाई, तो नेहरू ने ये नहीं कहा कि दाएं बाएं कर दिया हो बातें और भाग लिए हों। देश से मुखातिब हुए, भाषण किया और कहा कि मैंने वचन दिया था, वचन भंग हो गया। कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मैं इसका अपराधी हूँ। और फिर मेहनत होती है, और देश में जो पूरा एक ताना बाना वो खड़ा करते हैं। आपको पता है कि जब बड़े बांधों का उद्घाटन नेहरू किया करते थे, तो कैसे ही होता था। एक तो
बिहार में, झारखंड में है, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ के बांध के उद्घाटन के समय उन्होंने जो बात कही, तो वहाँ क्या था, जब वो गए उद्घाटन से बार-बार जाते भी रहते थे, परियोजनाओं को देखने भी जाते थे। भाखड़ा नंगल को पंजाब में देखने वो बार-बार जाते थे, अब कितनी प्रोग्रेस हो गई, कैसी हो गई, उसे देख के बिल्कुल कवि हृदय भी हो जाते थे, भविष्य भी देखते थे। तो उन्होंने देखा कि ये काम चल रहा है, एक मजदूर महिला और बहुत से पुरुष अपने-अपने तसला सिर पे रखे हुए, धूल में लोटम-बोट, धूल चल रही है, गर्मी चल रही है, और चले जा रहे हैं। तो उन्होंने एक इंजीनियर से पूछा कि तुम्हें पता है कि हम ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा सर हम बाँध बना रहे हैं। बोले वो तो मुझे पता है कि बाँध बना रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये पता है कि हम बाँध नहीं बना रहे हैं, हम भारत बना रहे हैं। बोले हाँ सर, ये तो आपने बताया और हम लोग समझते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भारत बना रहे हैं। उन्होंने कहा वो जो महिला वहाँ चली जा रही है, धूल में जिसके सिर पे तगाड़ी है, क्या तुमने उसे बताया कि वो भारत बना रही है? तो वो नौजवान इंजीनियर थोड़ा शर्मा गया। प्रधानमंत्री तुरंत उतर के नीचे जाते हुए और उस मजदूर महिला के पास पहुँचे, उसका तसला दिया, नीचे उतारा, उससे कहा बैठो बहन, बात करें। नेहरू की पॉपुलैरिटी क्या कहने, उसको कितना अभिभूत हुई होगी, कैसा लगा होगा, ये तो वो जाने या उस जमाने के लोग जाने। लेकिन नेहरू ने बैठे, वो फोटो भी अवेलेबल है सब उस जमाने की, खिंचाई हुई तो नहीं लगती, खींची हुई लगती हैं। तो उन्होंने कहा कि बहन तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा मैं ये तसला लेके यहाँ से वहाँ मिट्टी डाल रही हूँ। तो बोले इससे क्या होगा? उससे बोले कोई बाँध बनेगा, इससे शायद पानी-आनी आएगा, खेती होगी, ऐसा कुछ। और कितनी वो मिलती है तुम्हें, मज़दूरी मिलती है? उसने कहा कि मुझे ₹2 मिलता है। और मज़दूर भी आके बैठ गए चारों तरफ। नेहरू ने कहा कि बहन तुम ये ₹2 नहीं कर रही हो मज़दूरी, ये तुम जो मेहनत कर रही हो, जो तुम ये ईंटें उठा रही हो, ये जो मिट्टी उठा रही हो, इस धूप में चल रही हो, ये ₹2 के लिए नहीं कर रही हो, तुम भारत का निर्माण कर रही हो। आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हारी ऋणी रहेंगी, क्योंकि अगर तुम सिर्फ ₹2 के लिए सोच के करती रहोगी, तुम्हें कभी एहसास ही नहीं होगा कि तुम किस महान कार्य में लगी हुई हो। तुम भारत बना रही हो, तुम भारत माता हो, तुम भारत माता का हिस्सा हो। ऐसी बात उन्होंने कही और जहाँ जाते थे, वहाँ जाके ये कहते थे और ये कहते थे मुझे मत बुलाया करो उद्घाटन में। और शायद फिर उस बाँध का उद्घाटन भी उन्होंने वैसी ही किसी मज़दूर से, महिला से कराया था। भाखड़ा नंगल जब बन के तैयार हो गया और ड्रीम प्रोजेक्ट था नेहरू जी का, पूरी दुनिया की नज़र उस पे थी, उस समय दुनिया का सबसे विशाल बाँध वो बन रहा था। और उसमें आया कि इसका पत्थर लगाया जाना है, उसका उद्घाटन का। नेहरू जानते थे कि इसमें मेरा नाम लिखा जाएगा। उन्होंने पहले ही समझाया कि ना, क्या लिखोगे इसके पत्थर पे? तो लोगों ने बताई तमाम तरह की बातें। नेहरू ने कहा ना, इस पे लिखो कि ये भारत की वर्तमान पीढ़ी की ओर से भारत की आने वाली नस्लों के लिए एक तोहफ़ा है। तो आज जो हमारे यहाँ पंजाब में, हरियाणा में इतना बढ़िया गेहूँ, इतना बढ़िया धान उपजता है, पश्चिमी यूपी में जो एक गंगा नहरें निकली हुई हैं और गन्ना हो रहा है, हमने पूरा क्लाइमेट ही बदल दिया, जो नहीं उगना था वो भी उगा रहे हैं। उसको बनवाने का जो चितेरा था जवाहरलाल नेहरू, उसने अपना नाम नहीं लिखाया और कहा कि ये वर्तमान पीढ़ी की ओर से आने वाली पीढ़ियों को तोहफ़ा है। और उन्हें इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझ थी, इसीलिए वो लगे थे कि मुल्क कैसे बनेगा। तो उन्हें पता था कि सरकार तो एक चीज़ होती है, लेकिन सरकार के साथ-साथ इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत चीज़ होते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं होंगे, तो हमारी राष्ट्रभक्ति सिर्फ वाचिक राष्ट्रभक्ति रह जाएगी। तो पहली आईआईटी बनाते हैं, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर जब बननी थी तो उसका शुभारंभ करने तो मौलाना आज़ाद गए थे, शिक्षा मंत्री थे। लेकिन जब पहले बैच का दीक्षांत समारोह हो रहा है, विदाई हो रही है, वो लोग बन के जा रहे हैं, तो उसमें नेहरू गए और नेहरू ने वहाँ जो बात कही, वो लाजवाब है। बिधान चंद्र राय बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे और वो उसके शायद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ऐसे कुछ भी थे, डायरेक्टर थे शायद आईआईटी खड़गपुर के। तो नेहरू जी के जाते ही उन्होंने कान में धीरे से पूछा कि इनके काम-काज की कैसे इंतजाम क्या होगा, नौकरी-वोकरी लग जाएगी कैसे? तो नेहरू ने सारी बातें रखी और उसमें लिखा कि आप लोग तो पूरा भाषण उन्होंने किया, भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अभी आपके डायरेक्टर या कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप लोगों की नौकरी का क्या इंतजाम होगा? बोले कि क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोल दूँ, उसमें देश के सबसे अच्छे लड़कों को पढ़ने लिखने के लिए भर्ती करा दूँ और जब पढ़ के वो निकलें तो मैं ये देखूँ कि वो एक चौखट सरकारी दफ्तर की चौखट से दूसरे सरकारी दफ्तर की चौखट तक एड़ियाँ रगड़ते रहें और नौकरी मांगते घूमते रहें और अपना टैलेंट इसमें जाया करें। आप लोगों की नौकरियों का इंतजाम तो हमने पहले से कर रखा है और आपकी नौकरी सिर्फ मुल्क में नहीं लगनी है, बाहर के जो हमसे कमजोर देश हैं, छोटे देश हैं, वो बराबर मांगते रहते हैं, उनकी मदद करने आपको जाना है।
तो कोई ये सोचे कि हम इतने बड़े संस्थान बनाएंगे और नौजवानों को बेरोजगारी के लिए छोड़ देंगे, ये मूर्खतापूर्ण बात है। और फिर उन नौजवानों से जो राष्ट्र निर्माण के साथ साथ जो बातें कहते हैं, वो आज के लड़कों को भी सुन लेनी चाहिए। किताब में तो मैंने इसमें पूरा लंबा चैप्टर लिखा ही है, पीछे भी रखी हुई है, मैं फिर दिखा देता हूँ, चूंकि लेखक होने के नाते मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसमें कहते हैं कि देखो, दुनिया में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, फिर उन्हें एक नौकरी मिल जाती है और नौकरी मिल जाती है और नौकरी मिलने के बाद वो पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के अपने बाल बच्चों को पालते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे लोग वो होते हैं जो समय के साथ जुड़ते हैं और बड़े काम का हिस्सा बनते हैं और कुछ काम करके दिखाते हैं। नेहरू कहते हैं कोई बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा नहीं होता है, काम बड़ा होता है। जब कोई मामूली आदमी बड़े काम से जुड़ जाता है, बड़े मिशन से जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे वो खुद भी बड़ा, उस बड़प्पन के कुछ छींटे उसके ऊपर भी आ जाते हैं और बड़प्पन के वो छींटे उस छोटे आदमी को बड़ा बना देते हैं। तो वो नौजवान इंजीनियरों से कहते हैं कि ये तुम्हारे हाथ में है कि अब तुम सिर्फ नौकरियों के इंतजाम तो मैंने कर दी है, तुम्हें वो नौकरी करनी है तो जाकर नौकरी कर लो। लेकिन उस नौकरी के साथ साथ अगर तुम सोचते हो कि हम मुल्क बनाएंगे, हम एक बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े काम के हम छोटे से हिस्से हैं, छोटे से पुर्जे हैं, अगर तुम उस तरह सोचोगे तो ये मुल्क अलग बन जाएगा। उन्हीं नौजवानों को, इंजीनियर्स को, क्योंकि इस समय हमारे इंजीनियर्स भी हैं, हमारे आईआईएम के लड़के भी हैं, जो पूरा एक अच्छा खासा क्रीमी लेयर है मिडिल क्लास का, वो पढ़ लिख तो गया है, उसके पास शिक्षा भी अच्छी है, उसके पास नौकरी भी अच्छी है, उसका जीवन स्तर भी अच्छा है, लेकिन वो नए ख्यालों से बहुत रूबरू हुए, बहुत मुश्किल है। मेरे कई दोस्त हैं, वो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डेमोक्रेसी की तमीज नहीं है। उन्हें ये तो पता है कि हम समंदर में पेट्रोल कैसे खोजेंगे, या हम एक बड़ा भारी बांध कैसे बनाएंगे, या हम सॉफ्टवेयर से कोई काम कैसे करेंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि एक समाज की ये जाति का दूसरी जाति का है और मैं दूसरी जाति का हूँ, तो अगर हम एक दूसरे के प्रति घृणा से, एक दूसरे छोटे नीचे निगाह से देखते हैं तो हम पिछड़े हुए हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि एक मुल्क में 2 धर्म, 4 धर्म के लोग रह रहे हैं, तो एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले से घृणा करे या दूसरे धर्म के व्यक्ति को धर्म के आधार पर ही बुरा या भला मान ले, ऐसा करना मध्ययुगीन ख्याल है। ये अगर वो ऐसा करते हैं तो अशिक्षित हैं। ये चीजें नहीं आ रही, लेकिन इसलिए नेहरू जानते थे कि ये लोग टेक्नोलॉजी की बातें पढ़ लेंगे और ये बातें नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वो वहां कहते हैं, समझाते हैं कि देखो मुल्क आजाद हो गया है, और जब कोई मुल्क गुलाम होता है तो राष्ट्रवाद बहुत बड़ी ताकत होती है। राष्ट्रवाद उसे आगे ले जाता है और पूरे देश को एक करता है और बड़ी से बड़ी ताकतों को हराने में काम आता है। और हमने भी यही काम किया है और अंग्रेजों को एक राष्ट्रवाद की ताकत से हराया है। लेकिन जब मुल्क आजाद हो जाता है तो राष्ट्रवाद कई बार एक खतरनाक चीज बन जाती है। तो मुल्क जब आजाद हो जाए तो वहां राष्ट्रवाद की जगह राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र निर्माण उसकी जगह ले लेनी चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर राष्ट्र निर्माण ने राष्ट्रवाद की जगह नहीं ली तो खतरा हो जाएगा। नेहरू आगे कहते हैं खतरा ये होता है राष्ट्रवाद का कि जब मुल्क आजाद हो जाते हैं तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो खुद को ही राष्ट्र घोषित कर देती है, और जब वो खुद राष्ट्र हो जाती है तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उसे वो दबाने लगती है। वो अपने तौर तरीकों को ही संस्कृति कहती है, अपने तौर तरीकों को ही मुख्यधारा कहती है, और जो दूसरे छोटे छोटे धर्म होते हैं, छोटे संप्रदाय होते हैं, उन्हें दबाने लगती है। और फिर देश के अंदर ही एक तानाशाही पनपती है और राष्ट्रवाद फिर माइनॉरिटी को कुचलने का एक जरिया बन जाता है। ये बात नेहरू आईआईटी खड़गपुर के पहले बैच के दीक्षांत समारोह में नौजवानों को समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? आज भी स्थिति देश में ये होती है। मैं मान लो हिंदू धर्म का हूं, मुझे लगता है कि हिंदू धर्म ही भारत है। पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी है, उन्हें वहां लगता है कि मुस्लिम होना ही पाकिस्तानी होना है। यूरोप में क्रिश्चियनिटी है, बहुत से देशों को ये लगता है, या अलग अलग तरहों से बटे हुए हैं, इसलिए वो राष्ट्रवाद से आगाह करते हैं, क्षेत्रवाद से आगाह करते हैं कि नहीं हमें वो बहुत तरीके से समझाते हैं इस बात को कि आपका मोहल्ला आपको मुबारक हो, आपका गांव आपको मुबारक हो, आपका शहर आपको मुबारक हो। जहां तक इनके अलग अलग हितों का सवाल है आप इनके लिए संघर्ष करिए, लेकिन जब बात मुल्क की आएगी तो आप अपने प्रांत की बात नहीं करेंगे, आप अपने जिले की बात नहीं करेंगे, आप अपने गांव की बात नहीं करेंगे, आप मोहल्ले की बात नहीं करेंगे। तब आप भारतीय और मैं भारतीय और हम सब भारतीय, इसी लहजे में नेहरू बात वहां पे करते हैं। अभी क्या आता है, हम देख रहे हैं कि मजदूरों को पलायन हो रहा है तो महाराष्ट्र कोई और बात कह रहा है, उत्तर प्रदेश कोई और बात कह रहा है, या कभी कभी चूंकि हम उत्तर भारतीय के मजदूर बड़े पैमाने पर
यहाँ दिल्ली में भी आते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं। कई बार उन्हें भाषाई आधार पर, भैया कह के आधार पर मार पिटाई कर दी जाती है। ये क्षेत्रवाद है। इन खतरनाक चीजों से नेहरू बराबर आगाह कर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा उनका जोर बराबर बना रहता है वो सांप्रदायिकता को लेकर भारी कॉशस है। और उनके जो अभी आप देखते होंगे हमारे सामने अभी आर्थिक विषय भी आ रहे हैं, मंदी की स्थिति भी देश में पैदा हो रही है, वो इन चीजों को बहुत गहराई से उसका मैं जिक्र कर लूं तो ये बहुत जरूरी है। नेहरू बार बार ये कहते हैं कि हम विदेशों से मदद तो ले सकते हैं, लेकिन मदद लेने में हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं हम अपनी आर्थिक और विदेश नीति उनके हाथों में न रख दें। इसीलिए जब ये अन्न का इंतजाम कर रहे हैं और हमारे यहाँ अमेरिका से गेहूं आता था, रूस से हम लोग टेक्नोलॉजी लेते थे, कुछ बांध हमने जर्मनी और बेल्जियम की मदद से उस जमाने में बनाए थे। तो नेहरू बार बार ये लोगों से कहते हैं कि हमें आर्थिक मदद तो लेनी है, लेकिन इतनी ही लेनी है कि हमारी आज़ादी गिरवी ना हो जाए। क्योंकि अभी तक तो अंग्रेज यहाँ राज करते थे, वो अपनी पॉलिसी सीधी चलाते थे, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन का तरीका ये है कि वो पहले किसी मुल्क को कर्जा देते हैं, फिर कर्जा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उस तरह चुका नहीं पाता है, उसका ब्याज चुकाना उसके लिए कठिन रहता है। तो फिर वो देश, जो कर्ज देने वाला देश है, वो अपनी नीतियां उनके ऊपर लगाता है, कर्ज लेने वाले देश के ऊपर। वो कहाँ पैसा खर्च करेगा, कहाँ नहीं करेगा, इस तरह की स्थितियां आ जाती हैं। तो फिर जो मुल्क कहने को तो आजाद है, वहां एक प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतियां वो अपनी नहीं बना पा रहा है, उसकी नीतियां बनाने लगता है कोई दूसरा मुल्क। इसलिए जो कई बार लोग कहते हैं कि हिंदू ग्रेथ रेट या धीरे थी, तो नेहरू कह रहे थे हम धीरे धीरे चलेंगे, हमें बहुत जल्दबाजी नहीं है। हालांकि रफ्तार तो वो बहुत तेज थी, लेकिन वो कहते थे कि हम धीमे चलेंगे, क्योंकि हम इतना कर्जा किसी से नहीं ले सकते हैं कि वो हमारी आर्थिक नीति तय करने लगे। ये तो फिर सब 92 के बाद से सुधारीकरण से आया। तो अब तो बहुत से मुल्क, मान लीजिए हमारे पास एजुकेशन के लिए बजट आज आता है देश में, तो सरकार उसे कैसे खर्च करेगी, ये सिर्फ हमारी सरकार के हाथ में नहीं है, तो कर्ज देने वाली संस्था तय करती है। इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे शिक्षक जो है वो तदर्थ नियुक्तियों पर हैं, अस्थायी नियुक्तियों पर भर्ती होते हैं, 15,000 20,000 तनख्वाहें मिलती है, पूरे देश में चल रहा है। जबकि पहले हमारे बचपन में सारे टीचर्स पक्के हुआ करते थे, उन्हें प्रॉपर तनख्वाहें मिला करती थी। तो ऐसी नीतियां ऊपर से लाद दी गई कि नहीं, आप शिक्षा तो प्रसार करो, लेकिन उस पर खर्चा इस तरह से करना है आपको, तो हम वो दे ही नहीं सकते। इसी का हर्ज आप देखो कि हेल्थ की स्थिति हो गई है। पहले हम लोगों बचपन तक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता था, एक जिला चिकित्सालय होता था, और उसमें इलाज भी हो जाते थे। मैंने तो अपने बचपन में कराए हैं, और भी लोग अभी भी कराते रहते हैं। वो सब बनाए, वहाँ डॉक्टर होते थे, कोई कम आता था, कोई ज्यादा आता था, लेकिन डॉक्टर होता था, उसे पूरी तनख्वाहें मिलती थी। लेकिन इधर आप देखिए सबका सब प्राइवेट 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 हो गया है, और प्राइवेट वाले तब तक इलाज करते हैं जब तक उन्हें मुनाफा मिलता है, लेकिन जैसे कोई संकट हो जाए, कोई गंभीर एक्सीडेंट हो जाए, तो हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन आप याद करिए कि आखिरी बड़ा अस्पताल कोई सरकारी आपके आसपास, आपके जिले में कब बना था? अब वो नहीं बन रहा है, क्योंकि उसकी पॉलिसी भी हमारी सरकारें उस तरह से तय नहीं कर सकती, उन्हें लोन देने वाली एजेंसियां तय कर रही हैं। बहुत सी चीजें बदल गई। आज भारत सरकार का जो हमारा पूरा बजट है, करीब 30 लाख करोड़ का हमारा बजट है, उसमें से 8 लाख करोड़ तो करीब हम कर्जा लेते हैं, और इतना ही बड़ा एक बड़ा भारी हिस्सा जो है हमें ब्याज में दूसरे देशों को चुकाना पड़ता है। तो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये ब्याज की जो व्यवस्था होती है, जैसे संकट आता है तो विदेश के लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, फिर यहाँ संकट खड़े हो जाते हैं। आज हमारे देश में और दुनिया के कई देशों में ऐसे ही आर्थिक संकट चल रहे हैं। तो इन आर्थिक संकटों से बचने के लिए खासकर नेहरू बहुत अलर्ट थे। सबसे बड़ी चीज आप लोग सोचेंगे कि ये सारी चर्चा इन्होंने कर ली, लेकिन अभी तक ना तो पाकिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है, ना कश्मीर के बारे में चर्चा हो रही है। कश्मीर पे तो मैं निवेदन करूंगा कि इस किताब में नेहरू मिथक और सत्य में मैंने बहुत लंबे प्रसंग लिखे हुए हैं, और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको अगर नेहरू ना होते तो कश्मीर भारत में जिस तरह से है हमारा अभिन्न अंग, शायद हो ही नहीं पाता। वही एक आदमी जानता था कि इसे हमारा अभिन्न अंग क्यों होना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को उसमें पूरी समझा रहे हैं, धीरे धीरे करके बताते जाते हैं। और फिर आप देखेंगे तो अयोध्या के प्रसंग पर नेहरू ने बहुत हस्तक्षेप किए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, उन्हें आपको देखना चाहिए। महात्मा गांधी और नेहरू के रिश्तों को भी मैं कहूंगा कि ये देखने का समय है। लेकिन इस समय जो ये समय सबसे ज्यादा है वो है संविधान को लेके, जो नेहरू ने पूरा खाका खींचा और विजन बनाया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। संविधान की कथा मैं थोड़ी सुना देता हूँ। संविधान जब बनना था तो उसके ये तो था ही था, तो हमारे यहाँ सन 46 दिसंबर 46 से संविधान की सभा
बैठना शुरू होनी थी, वो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर्स नहीं बैठे थे। तो नेहरू जी ने उसका अपने मन में खाका बनाया और बी एन राव उस समय बड़े मशहूर संविधान शास्त्री, जज, आईसीएस, बहुत ही विद्वान आदमी थे, तो उनसे बातचीत करके ये कहा कि आप इसका एक खाका तैयार कीजिए। तो बी एन राव ने कहा कि नहीं, ये तो संविधान सभा और सब बनाएगी। बोले वो तो सब बनाएगी, लेकिन आप पहले एक मोटा-मोटा खाका इसका बना लीजिए, वो ड्राफ्ट हमें दे दीजिए। तो बी एन राव विदेशों में गए, वो अमेरिका गए, ब्रिटेन भी गए, आयरलैंड के संविधान से उन्होंने बहुत देखा, बहुत दुनिया भर में घूमा, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट संविधान का तैयार किया। तब तक तो अम्बेडकर जी वाली ये ड्राफ्ट कमेटी बनी भी नहीं थी, उसके पहले उन्होंने ड्राफ्ट बना के रेडी किया और उसमें दुनिया भर के संविधानों की जो मानवता के आदर्शतम, जो नवीनतम मूल्य तक आ गए थे पुराने से लेकर अभी तक, वो सब मिला के उन्होंने तैयार किया। फिर डॉक्टर अम्बेडकर को उसमें जोड़ा गया, उन्होंने उसमें सिस्टमेटिक काम किया। संविधान सभा की जो बहसें चलती थी, वो लंबी-लंबी चलती रहती थी, छोटी भी हो सकती थी, वो लंबी चलती थी। नेहरू सुनते थे बड़े आराम से, बातें होती थी और वो बार-बार कहते थे कि हमें कोई जल्दबाजी इस तरह की नहीं करनी है, क्योंकि ये हमेशा के लिए हम चीज़ें बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को बनाते समय ऐसा रहना चाहिए कि आगे दिक्कत ना हो। और दूसरा, इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि आगे चल के समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, नए-नए लोग आएँगे। तो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों पर भरोसा रखना है। हमें ऐसा संविधान नहीं बनाना है कि उसमें कोई संशोधन ही ना हो सके। इसमें संशोधन हो और खूब संशोधन हो, अपने वक़्त के हिसाब से लोग बनाते रहें, तो इसे कहीं से कच्चापन ना जाना, ये फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसकी मॉडर्न अप्रोच हो। क्योंकि अगर हमने संविधान ऐसा बना दिया कि उसमें ज़्यादा बदलाव ना हो सके, तो फिर तो वो धर्म की पुस्तकों की तरह हो जाएगा, जो 1000 साल पहले लिखी गई और लोग कहते नहीं, हम उसके हिसाब से ही चलेंगे आज तक। उस तरह की पवित्र ग्रंथ नहीं बनाना चाहते, तो एक डायनामिक ग्रंथ बनाना चाहते। और संविधान सभा की बहसों में नेहरू भी और अम्बेडकर भी दोनों व्यक्ति ये बात कहते थे, नेहरू खासकर बहुत जोर से कहते थे कि हम अच्छे से अच्छा संविधान बना लें, लेकिन भविष्य में इसको लागू करने वालों की अगर नीयत अच्छी नहीं होगी, तो कोई भी बड़े से बड़ा संविधान भी कागज के टुकड़े से ज़्यादा अपनी अहमियत नहीं रखेगा। तो असल बात संविधान की किताब में नहीं है, असल बात उस चीज़ में है जिस भावनाओं के साथ ये संविधान बनाया जा रहा है। अगर हमारे अंदर डेमोक्रेटिक भावना रहेगी, तो ये संविधान अच्छा काम करेगा और हमारे अंदर वो मूल्य कमज़ोर पड़ जाएँगे, तो संविधान, अच्छे से अच्छा संविधान भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसीलिए उस संविधान का जो पहला वो खड़े होते हैं नेहरू जी और संविधान का रेज़ोल्यूशन जब पेश करते हैं, उसी में कई चीज़ें हैं, उसी में शामिल है कि जो वंचित तबके हैं उनके लिए रिज़र्वेशन होगा, माइनॉरिटी की रक्षा की जाएगी, धार्मिक आज़ादी सबको होगी, जीने की आज़ादी होगी। बहुत सारी फंडामेंटल बातें नेहरू उसी रिज़ोल्यूशन में कहते हैं, जो दिसंबर 1946 में ही उन्होंने वहाँ पेश कर दिया था। तो वो एक मोटा-मोटा खाका उन्होंने बनाया था और जो धीरे-धीरे फिर अमल होता रहा। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ़ एक व्यक्ति के होने के कारण से ऐसा हुआ या दूसरे व्यक्ति होता तो ये आरक्षण नहीं मिलता। वो सब मूल उसमें शामिल था। ये बनना ही, अगर भारत में सबको हिस्सा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ें जो उस समय नेहरू ने की, उन्होंने ये तय किए, ये हिंदू कोड बिल बाद में हमारे यहाँ होता है, संविधान बनने के बाद उसको तुरंत किया गया। लेकिन वो बार-बार ये बात भी कह रहे हैं कि हमें इतना तेज़ नहीं चलना है कि चीज़ें टूट जाएँ। इसीलिए हिंदी राष्ट्रभाषा तो बनी, राजभाषा तो बनी, लेकिन कंपल्सरी नहीं हो पाई। तो उससे सवाल हुए नेहरू जी से। नेहरू ने कहा कि क्या हम भाषा के मुद्दे पे देश को तोड़ देते? तो जब-जब क्षेत्र का प्रश्न, भाषा का प्रश्न, धर्म का प्रश्न, जाति का प्रश्न या कोई भी प्रश्न ऐसा होता था जिसपे 2 ही विकल्प बचते थे कि या तो भारत का एक हिस्सा अलग बोले और दूसरा हिस्सा अलग बोले और दोनों में गंभीर मतभेद हो जाएँ, तो फिर वो उस प्रश्न को छोड़ देते थे, आने वाले लोग करेंगे, हम अभी देश को नहीं तोड़ सकते। अभी पहला काम है कि ये भूखा देश बैठा है, इसे भोजन का इंतज़ाम हो, इसे कपड़ों का इंतज़ाम हो, इसके पढ़ने-लिखने का इंतज़ाम हो। पढ़ने-लिखने के इंतज़ाम पे तो मैं ये कहूँगा कि एक से ये आईआईटी, आईआईएम, ये सब तो आपको सोशल मीडिया पे भी चलने लगा, ये सब उन्होंने बनाई। लेकिन जब वो बनाते थे और उनके साथ विज़न रखते थे, वो भाषण आप लोग कभी पढ़िए तो दिल में उतरने वाले हो जाते हैं। और अभी ये बात आगे बढ़े, इसके पहले मैं 1-2 चीज़ें इस किताब से कोट करके एक भाषण में छोटा-सा कोट कर रहा हूँ कि लबो लहज़ा आपको पहुँच जाए। ये 15 अगस्त 1960 को जो है लाल किले से नेहरू भाषण दे रहे हैं। आज़ादी आई, इंडिपेंडेंस आई, किसके लिए आज़ादी आई? किसके लिए इंडिपेंडेंस आई? क्या वह चंद लोगों के लिए आई? जवाहरलाल के लिए आई कि उसको आपने चंद रोज़ के लिए प्रधानमंत्री बना दिया? जवाहरलाल आएँगे और जाएँगे, और लोग भी आते हैं, जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो आता ही है, जाता नहीं है और रहेगा।
तो फिर सबके लिए, जो हिंदुस्तान के 40 करोड़ आदमी हैं और औरतें हैं और बच्चे हैं, जो आजादी के हिस्सेदार हैं, वारिस हैं, उनको इसका पूरा फायदा मिलता है, तब आजादी पूरी होगी। ये आजादी के मायने हैं। अभी ये बात खत्म करने से पहले मैं आजादी के मायनों पे वो बार बार जो नेहरू कहते रहते हैं कि आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से थूक जाए। उनको बार बार वो कहते थे कि आजादी का खतरा हमारे बॉर्डर्स पे नहीं है, आजादी का खतरा भीतर से है। अगर हम आपस में झगड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, दलित सवर्ण करते हैं, सिख पारसी करते हैं, और साउथ तमिल और उत्तर भारतीय करते हैं, जब हम झगड़ने लगते हैं तो मुल्क टूटते हैं और गिरने लगते हैं। आपस में हमें एक दूसरे से नफरत होने लगती है तो मुल्क गिरता है। बाहर की रक्षा के लिए फौज है, वो निपट लेगी, अंदर की रक्षा के लिए कौन है? आजादी की ये मायने समझाते हैं। और बार बार कहते हैं कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि लाल किले पे झंडा फहर गया और सब जगह तिरंगा आज फहरा रहा है तो हर भारतवासी आजाद हो गया। आजादी का अर्थ नेहरू कहते हैं कि हर आदमी को चलने फिरने की आजादी हो, बोलने की आजादी हो, उसे खाने में पीने में कोई दिक्कत ना आए, उसके साथ कोई अत्याचार ना हो, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। जब तक संपूर्ण बराबरी हिंदुस्तान में नहीं आ जाती, तब तक पूरा भारत आजाद नहीं है। और आजादी खतरों से आगाह करते हैं। वो कहते हैं आजादी के माने यह नहीं है, ये मैं 15 अगस्त 1950 का कह रहा हूँ, 10 साल पहले का। आजादी के माने यह नहीं है कि हर एक आदमी आजादी के नाम पर हर बुरा काम करे। आप अपने ख्यालात का आजादी से इजहार कीजिए, लेकिन उसके माने यह नहीं है कि सड़क या अखबार में हर एक को गालियां दीजिए, क्योंकि फिर तो ऐसी बातों से हमारी सारी जिंदगी गिर जाएगी। खासतौर से आजादी के माने यह नहीं है कि लोग उस आजादी के नाम से उस आजादी की जड़ें खो दें। अगर कोई ऐसा करे तो जाहिर है उसका मुकाबला करना होगा, उसे रोकना होगा। इस तरह की बातें इस किताब में आपको लगातार मिलती रहेंगी। मैं एक प्रसंग ये यहाँ से पढ़ता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि असल में राष्ट्र को चलाने के बारे में वो कैसे कह रहे हैं। जो कि बहुत बातें आती हैं, ये बहुत प्रासंगिक और बहुत जरूरी है, ध्यान सुनिए। 15 अगस्त 1953 को नेहरू सवाल कर रहे हैं, 36 करोड़ आदमियों के खानदान को किस तरह चलाएं? परिवार कैसे कैसे चलते हैं? क्या आपस में लड़कर, झगड़कर, आपस में दीवारें खड़ी करके? तो इस देश में जो एक चीज एक दूसरे से अलग करे वह दीवार है, हमें उसे हटाना है। हमें जो जहां सांप्रदायिकता यानी फिरका परस्ती है उसको हटाना है, क्योंकि देश को वह दुर्बल करती है, देश के महान परिवार को तोड़ती है, एक दूसरे का दुश्मन बनाती है और हमें नीचा करती है। हमें प्रांतीयता को भूलना है। अगर हम प्रांत को अलग बढ़ाएंगे और सूबे को अलग बढ़ाएंगे तो देश को हम नीचे करते हैं। हमको तो देश के हित को सबसे आगे रखना है। इस बात को याद रखें कि अगर हिंदुस्तान बढ़ता है तो हम सब बढ़ते हैं, और हिंदुस्तान नहीं बढ़ता तो कोई नहीं बढ़ता। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं। हम सबको देश के हित को सबसे आगे रखना है। इस बात को याद रखें कि अगर हिंदुस्तान बढ़ता है तो हम सब बढ़ते हैं, और अगर हिंदुस्तान नहीं बढ़ता तो कोई नहीं बढ़ता, चाहे हमारा प्रांत या जिला आगे हो या पीछे हो। तीसरी बात जो है वह है जातीयता की दीवार। यह पुरानी चीज है, पुराना ऐब है। यह जातीयता है जो हमें अलग अलग खानों में रखे है, कमजोर करे, दुर्बल करे और एक बड़े देश की भावना को कम करे। 3 बातें नेहरू इसमें फिर मैं दोहरा रहा हूं समरी करने से पहले। एक प्रांतवाद, पहली चीज सांप्रदायिकता, दूसरी क्षेत्रवाद, और तीसरी जो है जातवाद। और आप देखें कि आज भारत की राजनीति में 3 चीजें बहुत हावी है। सांप्रदायिकता हावी है, क्षेत्रवाद हावी है और जातिवाद हावी है। अगर आप देखें तो शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बचे जो इन तीनों बुराइयों से पूरी तरह से बची हुई है। ये नेहरू का ख्वाब है हिंदुस्तान का, जिसमें वो कहते हैं कि 36 करोड़ लोग एक साथ मिलकर चलते हैं तो मुल्क बनता है, और नहीं चलते हैं तो दिक्कत आती है। और एक बात और इसमें जोड़ दूं, ये कुछ चीजें जरूरी हैं, कुछ थोड़ी बोरिंग होती हैं पढ़ना, लेकिन मैं जानता हूं सब लोग सब चीजें नहीं पढ़ पाते हैं। इस मौके पे अगर सुन रहे होंगे तो सुन लेंगे। भारत माता की जय का मतलब हम सब करते ही, आजकल तो थोड़ा ज्यादा करते हैं, लेकिन भारत माता की जय तो हम लोग स्कूलों के समय से, जब 15 वो होता था जनगण मन, उसके बाद खड़े होकर करते थे, और बड़ा गर्व और गौरव का अनुभव तब भी होता था, आज भी होता है, और शायद आने वाली पीढ़ियों को वैसे होगा, क्योंकि भारत माता तो हम सब हैं, उसके टुकड़े हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम भारत के 30 करोड़ लोगों की जय बोलते हैं, उन 30 करोड़ लोगों को आजाद कराने की जय बोलते हैं। इस तरह हम सब भारत माता का एक एक टुकड़ा है, और हमसे मिलकर ही भारत माता बनती है। तो जब
जब भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो असल में हम अपनी ही जय बोल रहे होते हैं। और जिस दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे तन पर कपड़ा होगा, हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिलेगी, हम सब खुशहाल होंगे, उस दिन भारत माता की सच्ची जय होगी। तो मैं ये जो पूरा बातचीत है, ये मैं आप समझ रहे हैं नेहरू क्या कह रहे हैं। भारत माता की जय कोई जुमला नहीं है, कोई नारा नहीं है, और भारत माता कोई चित्र नहीं है जिसे सुंदर से चित्रकार ने एक नक्शे में एक महिला को एक झंडे के साथ खड़ा कर दिया है। वो भारत माता नहीं है, वो तो भारत माता का एक प्रतीक है। नेहरू समझा रहे हैं कि भारत माता हम आप, उस जमाने में 30 करोड़ थे, ये 1920 और 22 के आसपास के नेहरू का भाषण है। आज हम 130 करोड़ लोग। तो जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो हम 130 करोड़ लोगों की जय बोल रहे होते हैं। तो जब हम 130 करोड़ लोग ही मिलकर भारत माता बनते हैं, तो आप सोचिए कि आज इस समय जब ये लॉकडाउन की स्थिति है और करोड़ों करोड़ों लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, 48 डिग्री के टेम्परेचर में पैदल चले जा रहे हैं, बच्चे ट्रेनों में बैठे बैठे मर जा रहे हैं, लोग लू से मर जा रहे हैं, कोई कहाँ क्वारंटाइन हुआ जा रहा है, किसके पास खाना है, मध्यम वर्ग में कितनों की नौकरी बच गई है, कितने की बची है कुछ पता नहीं। तो अगर ये करोड़ों लोग एक संकट में है, एक त्रास में है, एक त्रासदी से गुजर रहे हैं, ये लोग नहीं गुजर रहे हैं, ये भारत माता गुजर रही है। ये मत सोचिए कि सिर्फ मनुष्य है, भारत माता है। तो इस समय भारत माता के पांवों में छाले पड़े हुए हैं, इस समय भारत माता के आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसी की बेटियां वह खुद लू के थपेड़े खा रही हैं। भारत माता बहुत संकट में है, हम लोग संकट में हैं, हमें इससे उबरना है। इस समय कोई किसी को भारत माता की जय कह के धमकाए नहीं। भारत माता की जय के लिए काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? जो नेहरू ने इसमें आखिरी में कहा कि जिस दिन भारत माता की जय बोलते हैं तो असल में भारत माता की जय तब होगी जिस दिन हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, जिस दिन हमारे तन पर कपड़ा होगा, हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिलेगी, जब सब खुशहाल होंगे, उस दिन भारत माता की सच्ची जय होगी। और नेहरू तो ऐसे गुस्सा हो जाते थे कि जब कोई ऐसी उटपटांग घटनाएं देश में होती थी और वो लाल किले से भाषण दे रहे होते थे, तो वहां बोल देते थे कि जिन लोगों ने सांप्रदायिकता की बात की है, जिन्होंने जात-पात की बात की, उन्हें जय हिंद कहने का अधिकार नहीं, उन्हें भारत माता की जय कहने का अधिकार नहीं है, उन्हें आजादी मुबारक ही ना हो, क्योंकि जो आजादी के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें कैसे आजादी मुबारक हो सकती है। इस तरह की कटु बातें उनके बाद किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से नहीं की, सिर्फ नेहरू ने कही। तो आज उनकी 56 साल जब हो गए और 56 तमाम तरह से अपने अर्थ लगने लगा है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि नेहरू को याद करिए, नेहरू को बातों को याद करिए, उन गलीज किस्से कहानियों में अपने मन को मत बर्बाद कीजिए, उस कीचड़ में मत घूमिए जो चंद लोगों ने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे फैला रखा है। किसी की निजी जिंदगी के बारे में झूठे आक्षेप फैलाने से क्या लाभ होता है? और अगर आप नेहरू की जिंदगी पे आक्षेप फैलाएंगे तो आपकी जिंदगी में भी फैल सकते हैं। आपका कोई फेवरेट नेता होगा, उसकी जिंदगी पे भी फैल सकते हैं। क्योंकि जिन बातों को हम लोग उठाते हैं, इस समय संसद में कौन होगा जिसके बारे में सच में वो चीजें लागू ना होती? उन पे तो नहीं होती थी, क्योंकि वो आदमी तो रात के 1 बजे सोता था, सुबह 5 बजे जग जाता था। वो तो आज धर्म कर्म की बातें होने लगी, उनके हिंदू होने पे शक उठाने लगा। वो तो वो आदमी था कि जो योग के बारे में दुनिया को पढ़ाता था। इसमें एक आखिरी से पहले का चैप्टर मैंने रखा है किताब में, उसका नाम है योगी नेहरू। आपको ये चैप्टर है योगी नेहरू। इसमें योग के बारे में नेहरू, दुनिया के बड़े से बड़े लेखक जब योग पे दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था और किताबें लिखी जा रही थी, तो वो नेहरू जी के पास भेजते थे और नेहरू जब टिप्पणी लग देते थे तो लेखकों को लगता था कोई बड़ी बात है। एक इसमें ऐसे कॉन्फ्रेंस का, उस जमाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी टेली कॉन्फ्रेंसिंग कुछ हो रही है, अमेरिका के एक गवर्नर बैठे हुए हैं, एल्डस हक्सले बैठे हुए हैं, एक बहुत उस जमाने कोई मशहूर एंकर हैं वो बैठे हुए हैं, और नेहरू जी दिल्ली से बैठे हैं। 4 देशों में लोग बैठ के टेली कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर रहे हैं और नेहरू ये समझा रहे हैं कि दुनिया, और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात की बातें, कि दुनिया में विश्व शांति में योग का क्या योगदान होगा, भारत की योग पद्धति विश्व शांति लाने में क्या योगदान निभाएगी, इस पे नेहरू जी भाषण कर रहे हैं। आपको कल्पना नहीं होगी कि नेहरू योग के भी बड़े भारी निष्णात हैं। आजकल तो लोग लेट के भी योग कर लेते हैं, लेकिन नेहरू की फोटो तो बड़ी पॉपुलर होगी, जो उनका शीर्षासन, उनका पॉपुलर सबसे ज्यादा फोटो भी आते हैं और वो किया भी करते थे, उस समय बड़ी शांति मिलती थी। लेकिन योग को नेहरू समझा रहे हैं, और उससे आप समझ लीजिए कोई आपको गेरुआ वस्त्र पहनने वाले और योग की दुकान चलाने वाले शायद लोग ना समझा पाए, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं, मैं लंबे समय से योग पद्धति के फिजिकल कल्चर में रुचि रखता हूँ, कुछ हद तक मैं योगाभ्यास भी करता हूँ, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है।
मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक मूल्यवान पद्धति है। शुरुआती तौर पर यह शुरुआती तौर पर यह शरीर के लिए है, लेकिन यह सिर्फ पहला चरण है। इसका दूसरा चरण मस्तिष्क की ट्रेनिंग का है, और मैं समझता हूं कि इसका तीसरा चरण चेतना, या उसे आप जो भी कहें, वहां तक जाता है। नेहरू एक लाइन में समझा रहे हैं कि एक चरण है फिजिकल, दूसरा है मेंटल, और तीसरा है आध्यात्मिक या चेतना के लेवल का। उसको बहुत एलोबरेट नहीं कर रहे हैं, आगे किया होगा। और अभी हम लोग सिर्फ फिजिकल फिजिकल में फंसे हुए हैं और उसी को योग मान के लगे हुए हैं। और आगे नेहरू इसमें कहते हैं कि असल में योग वो विद्या है जो दिमाग को छोटे मोटे झटकों में हिचकोले नहीं खाने देती, उसको कंट्रोल करती है, उसको कूल रखती है। और किसी को बड़ा काम करना है तो उसे अपने दिमाग को कूल रखना चाहिए। और ये बातचीत खत्म होने से पहले, जहां से मैंने ये बातचीत शुरू की थी, मैं वहीं से बातचीत खत्म करूंगा, क्योंकि 27 मई है और नेहरू जी के निधन पे मैंने आपसे कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बेजोड़ भाषण दिया था। अब तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं उस भाषण को एक बार दोहरा दूं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने के बारे में ये कहा गया कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस गोत्र के नहीं थे, और उसी बातें कही जाती। तो उन्होंने नेहरू जी के निधन पे, भारत के पहले प्रधानमंत्री के निधन पे क्या कहा, और ये भी बहुत मशहूर है कि नेहरू जी ने एक बार वाजपेयी जी से कहा था कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे। ये बात भी बहुत बार रिपीट की जाती है। तो खैर, वाजपेयी जी ने जो कहा वो मैं कहता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। पार्लियामेंट में कह रहे हैं वाजपेयी जी, अध्यक्ष महोदय, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंज एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा। गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा, और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। मृत्यु ध्रुव है, शरीर नश्वर है। कल कंचन की जिस काया को हमने चंदन की चिता पर चढ़ाकर आए, उसका नाश निश्चित था। लेकिन क्या यह जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छिपे आती? जब संगी साथी सोए पड़े थे, जब पहरेदार बेखबर थे, हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोक मग्ना है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न मना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया। यवनिका पात हो गया, विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभवों के समन्वय थे। आज जो लोग नेहरू के धर्म पे सवाल उठाते हैं, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी को सुनना चाहिए। भगवान राम से तुलना कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वह शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे, किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे, किंतु आर्थिक समानता के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में कभी भय नहीं खाया, किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता नहीं किया। पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक थी। उसमें उदारता भी थी, दृढ़ता भी थी। यह दुर्भाग्य है कि इस उदारता को दुर्बलता समझा गया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठबाजिता समझा। मुझे याद है चीनी आक्रमण के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से कोई, सुन लीजिए, पाकिस्तान के बारे में नीति, पाकिस्तान पर नेहरू की नीति को अटल बिहारी वाजपेयी समझा रहे हैं, सुनना चाहिए। मुझे याद है चीनी आक्रमण के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से कोई समझौता कर लें, तब एक दिन मैंने उन्हें बड़ा क्रुद्ध पाया। जब उनसे कहा गया कि कश्मीर के प्रश्न पर समझौता नहीं होगा तो हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, तो बिगड़ गए और कहने लगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। किसी के दबाव में आकर बातचीत के वह खिलाफ थे। और चीन के युद्ध के समय लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से दोस्ती कर लो, और अटल बिहारी वाजपेयी बता रहे हैं कि नेहरू ने कहा, ना, हमें अगर दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे, लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। आगे वाजपेयी जी कहते हैं, महोदय, जिस स्वतंत्रता के वे सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वे उन्नायक थे, आज वह भी विपदाग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा।
जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। 1964 में लग रहा था, आपको 2020 में लग रहा होगा। क्या कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी? जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वे उन्नायक थे, आज वह भी विपदाग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गए, सूर्य अस्त हो गया, तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूंढना है। यह एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को समर्पित कर सकें एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, समर्थ और समृद्ध हो और स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की चिर स्थापना में अपना योगदान दे सके, तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में सफल होंगे। संसद में उनका अभाव कभी नहीं भरेगा। शायद तीन मूर्ति को उन जैसा व्यक्ति कभी भी अपने अस्तित्व से सार्थक नहीं करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी को पता था प्रधानमंत्री कार्यालय में वैसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आएगा। खुद वो भी आए, उन्हें पता था मैं भी वैसा नहीं होऊंगा। शायद तीन मूर्ति को उन जैसा व्यक्ति कभी भी अपने अस्तित्व से सार्थक नहीं करेगा। वह व्यक्तित्व, वह जिंदा दिली, विरोध को साथ लेकर चलने की वह भावना, वह सज्जनता, वह महानता शायद निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। मतभेद होते हुए भी उनके महान आदर्शों के प्रति, उनकी प्रामाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति और उनके अटूट साहस के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं। और जो लोगों के पास आजकल व्हाट्सएप के मैसेज आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे हमें तो गलत इतिहास पढ़ाया गया था, कल को वो ये भी कहेंगे नहीं अटल बिहारी वाजपेयी झूठ बोल रहे थे। क्योंकि जो झूठ में लिपट जाता है ना, उसे हर सच को झूठ बताना पड़ता है और झूठ साबित करने के लिए कई कई बातें कहनी पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी जमाने के, नेहरू के जमाने में ट्रेंड आदमी थे। डेमोक्रेटिक मूल्यों में उनका यकीन था, इसलिए वो ये कह पा रहे हैं कि मैं असहमति के बाद उनकी प्रामाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति, उनके अटूट साहस के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस महान आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जिन शब्दों में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, उन्हीं में हम भी करते हैं। और इस सवाल के साथ कि आप लोग नेहरू को जानें, समझें, और जब जब आपके मन में ख्याल आए कि नेहरू ने क्या किया और क्या नहीं किया, तो सिर्फ इतना सा काम करिएगा कि सन 47 या सन 45 से लेके 50-52 तक के बीच में जितने मुल्क आजाद हुए हैं, उन सबकी एक लिस्ट बना लीजिएगा और उन लिस्ट में देखिएगा भारत कहाँ भारत कहाँ खड़ा होता है। फिर आपके सामने आएगा नहीं चीन तो आगे है, लेकिन जब आपके सामने चीन का जिक्र आए ना, तो सोच लीजिएगा चीन में आजादी कितनी है। अगर पूरी जनता को थिएनयानमेन चौक पे टैंक के नीचे कुचल के देश को महान बनना है, तो ऐसी महानता चीन को ही मुबारक हो। हमें ऐसी महानता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो नेहरू समझा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी भारत माता कोई अट्टालिकाओं में नहीं रहती है। कोई मंगल ग्रह पे यान चला जाना भारत माता की जय नहीं है। और बड़े बड़े रोड बना देना, हवाई जहाज चला देना, बुलेट ट्रेन चला देना, माने भौतिक तरक्की के चरम पर पहुंच जाना भारतीयता नहीं है। भौतिक तरक्की के चरम सुख पर पहुंचना तो लंका बन जाना है, जिसे भगवान राम अपने तीर से नष्ट कर देते हैं। लंका क्या है? अभी स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जहाँ सोने की लंका है और जिसमें मणि खचित हैं और सब बनाया गया है, वैभव है, विलास है, अय्याशियां हैं, सब कुछ दुनिया के आनंद है, लेकिन आदमी को सुख नहीं है। धर्म वहां बंदी पड़ा है, यम देवेर कुबेर दिक्पाल बंदी पड़े हुए हैं, सत्य को ताला लगा हुआ है। अगर इस तरह से आदमी भारत माता के मुंह पे ताला लगा के भारत माता को महान नहीं बना जा सकता, तो आप जब देखेंगे उस लिस्ट को जो हमारे साथ आजाद हुए हैं, उसमें हम शिखर पे हैं और हम बहुत आगे जाएंगे। और इसकी नींव अगर किसी एक आदमी ने रखी है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 30 साल उसने लड़ाई लड़ी भारत की आजादी के लिए और 17 साल काम किया उसने भारत के निर्माण के लिए। उसके 30 और 10 40 और 7 47 उसके 47 साल का ही काम है, जिससे उसके जाने के 56 साल बाद भी हम लोग याद कर रहे हैं। तो अब जो आपके मन में ख्याल आए वो नेहरू पे पढ़िए, देखिए, समझिए, व्हाट्सएप से दूर रहिए। हमारी किताब से ही मिल जाएगा, बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं, देखिए। और सबसे अच्छी बात है कि जिन विषयों को आप नहीं जानते हैं उन पर धारणा मत बनाइए, यही मेरा विनम्र आग्रह है। नेहरू जी को श्रद्धांजलि के साथ साथ आप लोगों को धैर्य को प्रणाम करते हुए आज का फेसबुक लाइव यहीं पूरा करते हैं, फिर आगे बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।